अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। आज हम मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग एल्गोरिदम के बारे में देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिदम के बारे में देखा था। उसके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। अगर वो वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, मल्टी लेवल क्यू स्केजुलिंग एल्गोरिदम का आइडिया बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में किए थे, जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट और राउंड रॉबिन, तो हम लोगों ने इन स्केजुलिंग एल्गोरिदम में काम किया था वो ये था कि हम सब प्रोसेस, चाहे वो किसी भी तरह के प्रोसेस हों, उनको हम एक ही रेडी क्यू में आगे रख देते थे और उनके ऊपर एक ही एल्गोरिदम अप्लाई कर देते थे। अगर हम राउंड रॉबिन कर रहे हो तो हम सारे प्रोसेस को ला के रेडी क्यू में रख के उसके ऊपर राउंड रॉबिन लगा देते थे। अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कर रहे हो तो हम सब प्रोसेस को उठाकर रेडी क्यू में लेके आते थे, जैसे भी उनकी तरतीब थी लेके आते थे, लेकिन उनके ऊपर एक ही एल्गोरिदम अप्लाई होता था और वो था शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसी तरह डिफरेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इस तरह के हम लोग एल्गोरिदम पढ़े थे जो लास्ट वीडियोस में। अब ये कहता है कि हमारे पास जो प्रोसेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। डिफरेंट टाइप के जब प्रोसेस होते हैं तो हम उनको रेडी क्यू में क्यों रखते हैं, सबको एक ही जगह पर क्यों रखते हैं? देखिए, हर एक की अपनी अहमियत होती है और हर एक को एक अपनी जगह पर रखना होता है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक को एक ही जगह पर ला के रख रहे थे। तो इसका यही आइडिया है कि जब सबकी टाइप डिफरेंट है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि वैसे तो डिफरेंट टाइप के होते हैं प्रोसेस, लेकिन मैं यहाँ पर 3 टाइप के बता रहा हूँ एज एग्जांपल के तौर पे। देखिए, हमारे पास 3 प्रोसेस है, सिस्टम प्रोसेस, इंटरैक्टिव प्रोसेस, बैच प्रोसेस। सिस्टम प्रोसेस की हाई प्रायोरिटी होती है। वो कौन से प्रोसेस होते हैं? जैसे इंटरप्ट आती है, सीपीयू को क्या करना होता है, जब इंटरप्ट आती है तो उसको हैंडल करना होता है, बाकी सारे काम वो छोड़ देता है और वो इंटरप्ट को हैंडल करने लग जाता है। इसी तरह फिर आ जाते हैं इंटरैक्टिव प्रोसेस। इंटरैक्टिव प्रोसेस के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, जैसे मूवीज गेम्स वगैरह खेलते हुए। इसी तरह फिर हमारे पास आ जाता है बैच प्रोसेस। अब बैच प्रोसेस की प्रायोरिटी लो होती है, सबसे हाई प्रायोरिटी सिस्टम प्रोसेस की, उसके बाद इंटरैक्टिव एंड देन बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेस बेसिकली बैकग्राउंड पे वर्क कर रहे होते हैं और हर प्रोसेस की अपनी स्केजुलिंग नीड होती है। तो हम सबको एक ही जगह पर क्यों रख रहे हैं, एक ही हम क्यू में क्यों रख रहे हैं? एक रेडी क्यू में जाकर हम लोग सबको रख रहे हैं, जबकि हर एक की अलग प्रायोरिटी है, हर एक की अलग नीड, हर एक की स्केजुलिंग नीड अलग है। हम उनकी अलग अलग क्यू बनाएंगे। तो यही आइडिया इसका है कि हम सेम स्केजुलिंग एल्गोरिथम जहां पर सब पे अप्लाई कर रहे थे, वहां पर अब हम क्यू, रेडी क्यू को डिवाइड कर देते हैं मल्टी लेवल क्यू में, उसकी डिफरेंट क्यू बना देते हैं और उन क्यू में हम डिफरेंट प्रोसेस रखेंगे। जैसे जो सिस्टम प्रोसेस है उनका एक अलग क्यू बना देते हैं, इंटरैक्टिव प्रोसेस उनका एक अलग क्यू बना देते हैं और बैच प्रोसेस उनका एक अलग क्यू बना देते हैं और फिर उनके ऊपर हम डिफरेंट एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे। जैसे सिस्टम प्रोसेस के ऊपर अगर हम लोग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाते हैं, इसी तरह फिर हम दूसरे के ऊपर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लगा देते हैं, इंटरैक्टिव प्रोसेस जो है, और तीसरा जो है हमारे पास इस पे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट लगा देते हैं। तो ये इंप्लीमेंट करने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का एल्गोरिदम लगाना चाहता है किस क्यू पे। तो अब हर क्यू पे डिफरेंट एल्गोरिदम लग जाएगा, हर एक जिसको जैसी जरूरत होगी वो अपना लगा देगा और हर क्यू का अपना स्केजुलिंग एल्गोरिदम होगा। क्योंकि ये फिक्स प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम है तो यहाँ पर जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, देन लोएस्ट, देन लोएस्ट होगा, जो सबसे लोएस्ट होगा वो एंड पे आएगा, उससे फिर इसी तरह। और एक इसमें पॉइंट जो है, अगर हम एक प्रोसेस एक पर्टिकुलर क्यू को असाइन कर देते हैं तो वो जब तक टर्मिनेट नहीं होता, जब तक अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता, वो माइग्रेट उधर से नहीं होगा। जैसे हमारे पास इधर मैंने बताया था कि सिस्टम प्रोसेस, इंटरैक्टिव प्रोसेस और बैच प्रोसेस, 3 तरह के हमने एग्जांपल मिली। अब एक प्रोसेस P1 है, वो सिस्टम प्रोसेस में आता है। अब जब तक वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करेगा वो माइग्रेट नहीं होगा, जब तक वो टर्मिनेट नहीं होता वो किसी और जो क्यू है उसमें नहीं जा सकता। जैसे सिस्टम के इंटरैक्टिव में नहीं आ सकते, इसी तरह इंटरैक्टिव के बैच में नहीं आ सकते, बैच के इंटरैक्टिव में नहीं जा सकते और इंटरैक्टिव के सिस्टम प्रोसेस में नहीं जा सकते। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। मैं बताता हूँ कि ये डिसएडवांटेज कैसे है, मैं लेकिन पहले आपको पॉइंट्स जो है वो क्लियर कर लेता हूँ। पहला पॉइंट था कि हम डिवाइड करते हैं क्यू को, रेडी क्यू को डिवाइड करते हैं मल्टी लेवल क्यू में, हर एक का अलग क्यू बना देते हैं। दूसरा पॉइंट था कि हम उनके डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम लगा देते हैं।
अब ये इम्प्लीमेंट करने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का स्केजुलिंग एल्गोरिदम लगाना चाहता है। देखिए, वो चाहे तो दो जो क्यूज है उनके ऊपर सेम लगा दे, चाहे तो वो सब पे डिफरेंट लगा दे, चाहे तो वो सब पे सेम लगा दे। अब इंप्लीमेंट करने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह का लगाना चाहता है। तीसरा पॉइंट भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो प्रोसेस जिस क्यू को असाइन होगा वो माइग्रेट नहीं हो सकेगा फिर जब तक वो टर्मिनेट नहीं होता, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता। और चौथा पॉइंट ये, जो हाई प्रायोरिटी वाले हैं वो पहले एग्जीक्यूट होंगे, फिर लो प्रायोरिटी वाले एग्जीक्यूट होंगे। और अगर हमारे पास लो प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और इस दौरान कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आता है तो सीपीयू जो है वो प्रियम्प्ट होगा, लो वाले प्रायोरिटी वाले से लेके सीपीयू को हाई प्रायोरिटी वाले को असाइन कर दिया जाएगा। और ये डिसएडवांटेज है इसका कि यहाँ पर स्टारवेशन आ जाती है। स्टारवेशन मतलब क्या कि हाई प्रायोरिटी वाले पहले एग्जीक्यूट होते रहेंगे, लो प्रायोरिटी वालों की कोई बारी नहीं आएगी, वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही नहीं कर पाएंगे, वो वेटिंग में ही रहेंगे, वेट स्टेट में कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम वेट करते रहेंगे। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज क्या है कि हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब हर एक जो प्रोसेस है वो अपनी कैटेगरी के साथ बिलोंग करेगा, वो अपनी कैटेगरी में होगा। अगर सिस्टम प्रोसेस है तो वो सिस्टम की क्यू में जाएगा। अगर हमारे पास इंटरएक्टिव है तो वो इंटरएक्टिव क्यू में जाएगा, जो हमने उसको क्यू असाइन किया होगा वो उस क्यू में जाएगा। तो ये इसका एडवांटेज था कि उसकी कैटेगरी बना देते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज इसका स्टारवेशन है। स्टारवेशन को मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी भी एक्सप्लेन करूंगा। इस स्टारवेशन को हम लोग अगर खत्म करना चाहे तो हम एजिंग यूज करते हैं। स्टारवेशन का जो सोल्यूशन है वो है एजिंग। अब उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एजिंग क्या है। अब ये हमारे पास प्रोसेस है, सिस्टम प्रोसेस, इंटरएक्टिव प्रोसेस और बैच प्रोसेस, हर एक को असाइन होगा अपना क्यू। ओके, ये हमारे पास 3 क्यू है। अब एक आता है P1 आता है इस क्यू में, ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। इसी तरह फिर P2 आता है, वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। इसी तरह फिर इधर P3 आ जाता है इस जगह पर, और नीचे P4 आता है इसका प्रोसेस। अब P4 जो है वो वेट करेगा इसके कंप्लीट होने का, और ये वेट करेगा इनके कंप्लीट होने का। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं इधर, फिर कोई और प्रोसेस आने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो है नीचे वाले जिनकी लो प्रायोरिटी है, जो ये वाले क्यू है Q2 एंड Q3, ये इनके प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूसली लॉन्ग टर्म वेट कर रहे हैं Q1 के प्रोसेस के कंप्लीट होने का, उनके टर्मिनेट होने का। तो ये स्टारवेशन में चले जाते हैं। अब इनका एक सोल्यूशन है एजिंग। एजिंग क्या है हमारे पास कि हम जो जिनकी लो प्रायोरिटी होती है वो क्या एक टाइम के बाद वो प्रायोरिटी हाई कर लेते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। एक प्रोसेस जो है एक क्यू से निकल के दूसरे क्यू में चला जाता है। जैसे Q3 है, ये लो प्रायोरिटी वाला है, कुछ टाइम के बाद ये ऊपर इंटरएक्टिव प्रोसेस में चला जाएगा। इसी तरह फिर कुछ टाइम के बाद ये सिस्टम प्रोसेस में चला जाएगा। तो ये माइग्रेट कर रहे हैं। लेकिन हमने तो कहा था कि मल्टी लेवल क्यू है, इसमें माइग्रेशन होती नहीं है। जो प्रोसेस जिस पर्टिकुलर क्यू को दिया जाएगा वो उसी में रहेगा टर्मिनेशन तक। तो यहाँ पर हम माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये जो माइग्रेशन हो रही है ये मल्टी लेवल फीडबैक क्यू कहलाता है। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन है एजिंग, और यही इसका मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का जो है हमारे पास कंसेप्ट वो भी यही है कि आफ्टर पर्टिकुलर टाइम या एक लॉन्ग टर्म वेटिंग के बाद जो प्रोसेस वेट कर रहे होंगे वो अपनी प्रायोरिटी को हाई करेंगे और वो माइग्रेट करेंगे। अब जरूरी ये भी नहीं है कि सिर्फ लो वाले हाई में जाएं, हाई वाले भी तो लो में आ सकते हैं। इसी तरह हमारे पास लो वाले भी हाई में जा सकते हैं। अब इनके ऊपर डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम अप्लाई किए हुए हैं। अब ये इम्प्लीमेंट करने वाले पे भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह के स्केजुलिंग एल्गोरिदम इन पे अप्लाई करता है। लेकिन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू जो है इसमें हमारे पास जो इम्प्लीमेंटेशन इसकी होती है वो डिफिकल्ट होती है, और जो एल्गोरिदम लगे होते हैं क्यूज पे उन पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से प्रमोट करेंगे, वो हाई से लो में जाएंगे या लो से हाई में आएंगे, कौन से क्यू पे कौन सा एल्गोरिदम लगा हुआ है। तो ये था हमारे पास मल्टी लेवल क्यू एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का हमारे पास कंसेप्ट थे, और ये इनका डिफरेंस दिया हुआ है इधर कि हमारे पास मल्टी लेवल क्यू क्या होता है और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू क्या होता है, इनके दरमियान में आपस में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि एक में हम परमानेंटली असाइन करते हैं क्यू को प्रोसेस और वो माइग्रेट नहीं कर सकता,
जो प्रोसेस है वो क्यूज के दरमियान मूव नहीं कर सकता। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू क्या है कि इसमें वो माइग्रेशन कर सकता है, एक से दूसरी की तरफ माइग्रेट कर सकता है, मूव कर सकता है। और यहाँ पर मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग का बताया हुआ है। मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग क्या होती है? इसमें मल्टी प्रोसेसर स्केजुलिंग में हमारे पास मल्टीपल सीपीयू अवेलेबल होते हैं, लोड शेयरिंग हो रहा होता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पास एक प्रोसेसर जो है वो काम करना बंद कर देता है, दूसरा तो काम कर रहा है, लोड शेयर हो रहा है, तो इस तरह हमारे पास टाइम भी बच जाता है और मेमोरी जो है वो भी शेयर हो जाती है। और सारे जो प्रोसेसर होते हैं वो एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑपरेट हो रहे होते हैं। और ये पॉइंट दिया हुआ है कि यूजर डू नॉट नो इन विच प्रोसेसर देयर प्रोसेस वर्क, कि यूजर को ये भी नहीं देखना पड़ता कि किस प्रोसेसर में उसका काम हो रहा है। प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉल प्रोसेसेस एंड दे वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन द डिफरेंट प्रोसेसर। वो स्मॉल प्रोसेसेस में डिवाइड होता है, हर प्रोसेसर के ऊपर इंडिपेंडेंटली अपने काम हो रहे होते हैं उनके। यहाँ पर ये एग्जांपल दी है कि एक हमारे पास CPU 1 है, CPU 2 दिया हुआ है, इसी तरह उसके दरम्यान में मेमोरी भी शेयर हो रही है और वो अपने अपने जो उनको टास्क मिले हुए हैं वो कर रहे हैं, मेमोरी भी उनकी शेयर हो रही है और एक प्रोसेस भी उनका शेयर हो रहा है। और जो CPU ने एक प्रोसेस पे ज़्यादा टाइम लेना था, अब क्योंकि प्रोसेस डिवाइड हो गया है तो वो बहुत जल्दी काम हो जाएगा उसका। और मल्टी प्रोसेस स्केजुलिंग में हमारे पास वो यहाँ पर भी वही बात लिखी है कि मल्टीपल वो लोड शेयर कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।